नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएम एजुकेशन में। हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया है जिसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह, राजस्थान का परिचय वगैरह दिया। आज जो मुख्य रूप से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उसमें राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। हम राजवंशों के बारे में देखेंगे कौन कौन से वंश किन किन क्षेत्रों में उनका राज रहा है। तो आज मुख्य रूप से सबसे पहले हम राजवंशों में की हिस्ट्री में पढ़ेंगे मेवाड़। मुख्य रूप से मेवाड़ किन क्षेत्रों को कहा जाता है, मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो सबसे पहले हम मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। हम भौगोलिक विस्तार भाई किस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, आखिर मेवाड़ है क्या। तो मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। एक राजसमंद है, सबसे पहले राजसमंद है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में, जहाँ मुख्य रूप से वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये है मेवाड़ क्षेत्र। हम आगे मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे, मेवाड़ को आकर क्या कहा जाता था। मेवाड़ के प्राचीन नाम पढ़ेंगे। मेवाड़ को एक मुख्य रूप से कहा जाता है मेदपाट। इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ कोई मेर जाति थी और मेर जाति से नाम पड़ा मेदपाट। या कोई कहते हैं यहाँ मेर नहीं, यहाँ मेद थी और मेद से पड़ता है मेदपाट। एक मुख्य रूप से मेदपाट मेवाड़ का प्राचीन नाम है। दूसरा नाम है परागवाट। पराग कहते हैं मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों को, इसलिए इन्हें कहता है परागवाट। एक होता है सिवी, तीसरा नाम है इसका सिवी जनपद। कुछ कहानियां है कि जब कालांतर में सिकंदर का जब एक आक्रमण हुआ पंजाब साइड में, तो वहाँ मालव, शिव ऐसी जनजातियां रहा करती थी, जो कालांतर में वहाँ से पलायन कर राजस्थान की ओर आई और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की ओर आई। इसीलिए वो शिव जाति मेवाड़ क्षेत्र का, इसलिए सिवी जनपद इसका नाम पड़ा। तो मुख्य रूप से तीन इसके नाम हैं, मेदपाट, परागवाट, सिवी जनपद। हम पढ़ेंगे मेवाड़ में आखिर किस राजा का शासन, कौन से राजवंश का शासन रहा। तो आगे पढ़ेंगे हम राजवंश के। मेवाड़ में मुख्य रूप से गुहिल वंश का शासन था, गुहिल। परंतु ये गुहिल वंश आए कहाँ से, उनका नाम गुहिल कैसे पड़ा। कर्मल जैन स्टोर जो राजस्थान हिस्ट्री के जन है, उसकी कहानी है एक कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी। ये गुजरात में पड़ती है। वहाँ के राजा हैं शिलादित्य। शिलादित्य की पत्नी है पुष्पावती। एक दिन पुष्पावती की किसी माताजी के मंदिर दर्शन करने के लिए गुजरात से 2 किलोमीटर दूर तक गई। वहाँ गई तो पीछे जहाँ शिलादित्य वल्लभी नगर में राज करते थे, वहाँ बाहरी आक्रमण हुआ और बाहरी आक्रमण में शिलादित्य और अन्य जो दासियाँ थी या रानियाँ थी वो सती हुई और शिलादित्य इस मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई, इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जब पुष्पावती मंदिर की ओर गई तो मंदिर में कुछ ब्राह्मण खड़े थे और ब्राह्मण
ने बताया कि आपके पति से आखिरी आक्रमण हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पुष्पावती कही कह रही थी कि अगर सभी वीर गति को प्राप्त हो मैं भी जाऊं, परंतु पुष्पावती नहीं गई क्योंकि पूर्वावती गर्भ में बच्चा था और ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। अगर किसी गर्भ में बच्चा हो तो 2 बलियां नहीं दी जा सकती। तो इनका लालन पालन उन ब्राह्मणों ने एक गुफा के अंदर किया। जब पुष्पावती का बच्चा हुआ तो उसका लालन पालन गुफाओं के अंदर किया। तो गुफाओं के अंदर किया इसलिए उसका नाम पड़ा गुहिल, गुहिलादित्य पड़ा, गुहिलादित्य। और इसी का वंश गुहिल वंश कहलाता। तो सबसे प्रारंभिक राजा गुहिलादित्य। तो कर्नल जेम्स टोड की एक कहानी है कि कोई वल्लभी नगर का राजा शिलादित्य था, उसकी रानी पुष्पावती थी और मंदिर वाली जो घटना बताई मैंने वो थी। आगे हम पढ़ेंगे भाई ये गुहिल वंश, पता चला कि भाई मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन है, परंतु आए कब, आए कैसे? थोड़ा सा गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा गुहिलादित्य, ये अपने आप को चंद्रवंशी सूर्यवंशी बताते हैं। राजस्थान के सभी शासक अपने को या तो सूर्य से जोड़ते थे या चंद्रमा से जोड़ते थे। और गुहिलों की 24 ब्रांचें थी। कर्नल टोड और मोणोत नैणसी के अनुसार गुहिलों की 24 ब्रांचें थी। एक ब्रांच मेवाड़ में थी, एक वागड़ में थी, एक हमने पढ़ता है गुजरात में, एक साकसू में थी, साकसू जयपुर में, एक महाराष्ट्र में भी थी। ऐसे करके गुहिलों की 24 ब्रांचें थी। गुहिलों की 24 ब्रांचें थी। परंतु दिक्कत ये थी कि हमें सन कौन सा है, कब आए ये, तो हम पढ़ेंगे आगे कब आएगी। हमने ये पढ़ा कि गुहिलों की 24 ब्रांचें थी। मोणोत नैन्सी और टोड के अनुसार ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते। आगे पढ़ेंगे हम कि ये किन सन को आए। एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा, उनको एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख का नाम है सामोली अभिलेख। उदयपुर में मिला है 446 ईस्वी का। 446 ईस्वी का डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को एक सामोली अभिलेख मिला है। इस सामोलिक अभिलेख के अनुसार इसमें लिखा गया है कि गुहिल वंश का 5वां राजा शिलादित्य था। गुहिल वंश का 5वां राजा जो था वो शिलादित्य था। शिलादित्य 5वां राजा था। तो सबसे पहला राजा गुहिल था, दूसरा भोज था, तीसरा महेंद्र था, चौथा नाग था, 5वां शिलादित्य था। ये कह रहा है गुहिल का 5वां राजा शिलादित्य था और हम कह रहे हैं शिलादित्य 646 है। और इस अभिलेख के अनुसार सबने अगर अनुमानित कहें तो 20-20 साल तो शासन किया ही होगा, तो सब में से 20-20 घटा दो तो गुहिल का हो जाएगा 566 ईस्वी। तो हम क्या मुख्य रूप से ये अभिलेख गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति 566 ईस्वी में बताती है। ये मुख्य रूप से यही अभिलेख कहना चाहता है कि ये कोई राजा था, गुहिल का 5वां राजा था शिलादित्य, जो अपनी उत्पत्ति के बारे में बताता है कि ये गुहिल का 5वां राजा है और सबसे पहला राजा गुहिल था जो 567 ईस्वी में गुहिलों की स्थापना हुई इसके माध्यम से। यह अभिलेख और बताना चाहता है, यह अभिलेख बताता है कि
सिरोही में एक जगह पड़ती है वडनगर। वडनगर, सिरोही में एक जगह पड़ती है वडनगर। वडनगर में, अब वर्तमान में बसंतगढ़ में, सिरोही में एक जगह पड़ती है वडनगर, जो वर्तमान में बसंतगढ़ में। तो वडनगर वर्तमान में जो सिरोही के बसंतगढ़ को कहते हैं, यहाँ के एक महाजन समूह, यानी वणिक व्यापारी समूह था एक महाजन समूह के अध्यक्ष यानी महंतक जो थे, जिनका नाम था जयंतक। महाअध्यक्ष जो थे या महंतक जो थे, जिसका नाम था जयंतक, इन्होंने यहाँ एक अरण्यवासी माता का मंदिर बनाया, जो वर्तमान में जावर माता के नाम से जानी जाती, जावर माता के नाम से जानी। तो शामली अभिलेख में हमें गोइलों की उत्पत्ति के बारे में पता चला है 567 ईस्वी में। हमने ये बात बताई कि अरण्यवासी माता का मंदिर है, जिसे जावर माता हम कहते हैं। अब मुख्य रूप से यह गोइलों में सबसे पहले राजा कौन सा आया, सबसे वास्तविक राजा बप्पा रावल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शामली अभिलेख में उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इनकी, तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। गोइलों में सबसे पहला जो राजा है बप्पा रावल। एक इतिहासकार हुए श्यामल दास, जिनकी पुस्तक है वीर विनोद। उस वीर विनोद में लिखते हैं कि बप्पा एक उपाधि है, टाइटल है। बप्पा एक क्या है? उपाधि, टाइटल है। और रावल का मतलब मुख्य रूप से जो राजकुल में जन्म है उसे जो राजकुल में मुख्य रूप से जन्म होता है उन्हें रावल कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम जो है कालभोज है। तो बप्पा रावल की उपाधि के बारे में श्यामल दास जी बताते हैं, वीर विनोद अपनी पुस्तक में बताते हैं, और इनका वास्तविक नाम जो है कालभोज है। हम आगे पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। इनका वास्तविक नाम तो कालभोज है। अब इनके विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। इनका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। अब इनके विजय अभियानों, नागदा के एक महाराजा थे। नागदा के एक महाराज थे हरित ऋषि। कालभोज उनकी गाय वगैरह चराया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो एक दिन महाराज जी बैठे यज्ञ आसन में। जब यज्ञ आसन में बैठे तो बप्पा रावल उनके पास गए, कालभोज उनके पास गए और पूछा, महाराज जी हमारा भी जुगाड़ करा दो, कहीं ना कहीं हमारे राज बांट दे दो। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि तू एक दिन मेवाड़ का राजा बनेगा। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राजा बनता है। और विजय अभियान सबसे पहले इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अटैक करते हैं। चित्तौड़ के कोई मौर्य ब्रांच की शाखा का एक शासक था, मान मौर्य, वहां रहता था, उनको हराता है। चित्तौड़ दुर्ग पर किसको हराता है? मान मौर्य को हराता है। मौर्य ब्रांच का शासक था मान मौर्य, कोई 734 ईस्वी में सबसे पहला अटैक बप्पा रावल उन पे करता है और हराता है। और दूसरा है गजनी का कोई शासक है। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी का कोई एक शासक है सलीम, वो यहाँ अटैक करता है मेवाड़ से। तो बप्पा रावल उसे मारते हुए, खदेड़ते हुए वापस गजनी तक पहुंचाता है और गजनी के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को बनाता है।
अपने भांजे को वहाँ शासक बनाता है गजनी में। तो जब गजनी सेना जा रही थी तो वापस आई, सेना को लगा महाराज राजा जी भूख लगी हमें। राजा ने कहा यहाँ 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 डेरा डालो, यहाँ डेरा डालो। तो जहाँ जिस स्थान पे महाराज जी ने कैंटीन वगैरह बनाई और जब वापस जाने लगे तो कई सामग्री वहाँ पड़ गई, तो उस जगह को कहते हैं रावल है। रावल की जब रावल, बाबा रावल को रावल कहा जाता था, और जिस स्थान को कहे उसे कहते हैं जगह या पिंडी, तो उस स्थान का नाम पड़ गया रावल पिंडी। तो अब पाकिस्तान में अब जगह जो पड़ती है ना रावल पिंडी, वो बाबा रावल के नाम पर है, रावल पिंडी। बाबा रावल की नागदा में हरित ऋषि जो है महादेव जी की पूजा करते हैं। तो हरीश ऋषि ने एक दिन महादेव जी की सेवा की थी, तो एकलिंग जी का मंदिर बनाता है। और जब शिष्य का गुरु अगर महादेव जी की पूजा करे तो ऑफकोर्स एकलिंग जी की ये मंदिर बनवाएगा। तो बाबा रावल ने नागदा में एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी, उस कैलाशपुरी के मंदिर पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाते हैं। एकलिंग जी, भगवान एकलिंग जी मतलब महादेव जी का मंदिर, कैलाशपुरी जगह मंदिर बनवाते हैं। और ये तो कहने लगते हैं हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं, एकलिंग जी के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री को दीवान कहा जाता था, तो हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। तो गुहिल वंश अपने आप को किन के दीवान मानते थे? एकलिंग जी के दीवान मानते थे। ये दीवान किसके मानते थे? एकलिंग जी को, एकलिंग जी। तो गुहिल शासक एकलिंग जी को दीवान मानते थे। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इनकी उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। गुहिलों बाबा रावल की उपाधियां कौन कौन सी थी? उपाधियां, एक इन्हें कहा जाता था राजगुरु, राजाओं में जो गुरु है उसे कहते हैं राजगुरु। एक कहते थे इन्हें चकवे राज, चक्के का मतलब होता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट यानी चकवे राज, चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं को जीतने वाला। एक इन्हें कहते थे हिंदू सूरज, हिंदुओं का जूस, हिंदू सूरज या हिंदू। तो इनकी तीन उपाधियां थी, राजगुरु, राजाओं में गुरु, चकवे राज, चक्रवर्ती सम्राट को, और हिंदू। तो आज हमने बाबा रावल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उन्हें काल भोज कहा जाता है, उनकी टाइटल्स के बारे में पढ़ा, उनके विजय अभियान मानमौर्य को हराया, उन्हें गजनी के शासक सलीम को हराया। और हमने हरित ऋषि के बारे में पढ़ा, इन्होंने प्रारंभिक राजधानी नागदो को बढ़ाई, और इन्होंने इनकी राजधानी नागदा थी, और इन्होंने चित्तौड़ जीता और अन्य टाइटल्स वगैरह हमने डिस्कस किए। तो आज हमने बाबा रावल के बारे में पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे गुहिल वंश के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।